दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर बसा देश वेनेजुएला, राजधानी कराकस। ये वहाँ का सिमोन बोलीवर एयरपोर्ट है। 25 जून को 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स को यहाँ से उड़ना था, मगर एक भी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया, क्योंकि 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों ने हवाई अड्डे को तबाह कर दिया। पूरे देश का फिलहाल यही मंजर है। 24 जून को एक नहीं, वेनेजुएला में 2 भूकंप आए, सिर्फ 39 सेकंड के अंतराल पर। पहला भूकंप शाम को 6:04 पर। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 7.2, पर यह मुख्य भूकंप नहीं था। अगला झटका इससे भी तीव्र, 7.5 मैग्नीट्यूड का। बैक टू बैक आने वाले ऐसे भूकंपों के लिए एक शब्द है, डबलेट, यानी भूकंप का जोड़ा। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले नुकसान के बारे में जानते हैं। पहला सवाल होता है हम सबका कि जान का कितना नुकसान हुआ। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का शुरुआती अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है, लेकिन अभी तक 164 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये संख्या बताई डेल्सी रोड्रिगेज ने। वो देश के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का जिक्र आया तो याद दिला दें, रोड्रिगेज से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो। इसी साल 3 जनवरी को अमेरिकी सेना उन्हें पत्नी समेत कराकस से किडनैप करके ले गई थी। फिलहाल अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन पर मुकदमा चल रहा है। फौरी अपडेट और क्या है वेनेजुएला से? देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। वैसे 25 जून 1975 को भारत में भी इमरजेंसी लगाई गई थी, तब भूकंप आया था डेमोक्रेसी के ऊपर। बहरहाल वेनेजुएला लौटते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है ला ग्वाइरा। ये है राजधानी कराकस के उत्तर में, 30 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है। ला ग्वाइरा के अलावा और भी कुछ इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इनके नाम हैं कराकस, मिरांडा, अराउआ, कराबोबो और फाल्को। तबाही की मुकम्मल तस्वीर अभी हमें नहीं पता, और इसकी वजह क्या है? बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है, फोन बंद, सड़क और बिजली प्रभावित। कुल मिलाकर जानकारी का एक्सेस का अभाव है। तो पता क्या है कि कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, कई लोग, हजारों लोग गुमशुदा हैं और हजारों मलबे के नीचे दबे हैं, और अंधेरे में बचाव कार्य चल रहा है। वीडियो की शुरुआत में हमने डबलेट का जिक्र किया। इसमें क्या होता है ये बताएं, पर उससे पहले आप भूकंप की प्रकृति, पैटर्न को समझ लीजिए। बड़े मैग्नीट्यूड का एक झटका आता है, उसके बाद बहुत कम उससे तीव्रता के आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये एक रेगुलर पैटर्न है। लेकिन डबलेट में आए भूकंप कमोबेश एक जैसी तीव्रता के होते हैं, और इनमें आपसी लिंक होता है। पहला दूसरे को ट्रिगर करता है, सेस्मिक लिंक होता है। भूकंपीय स्तर पर अलग होते हैं। दोनों की भूकंपीय तरंगों में समय और जगह का भी फर्क होता है। डबलेट भूकंप ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि पहले झटके में ही कमज़ोर हो गई इमारतें दूसरे झटके में और भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। नतीजा, मलबे से लोगों को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे डबलेट भूकंप दुर्लभ माना जाता है, पर वेनेजुएला के लिए दुर्लभ नहीं है। सितंबर 2025 में ही 6.2 और 6.3 तीव्रता के डबलेट आए थे। 24 जून को आया भूकंप वेनेजुएला की ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक सदी में आया सबसे ताकतवर भूकंप है। इससे पहले 126 साल पहले एक भूकंप आया था, 1900 के लगभग, सैन नार्सिसो में पैदा हुआ। तीव्रता 7.7 थी और तब 21 लोग मारे गए थे। अब जरा इस भूकंप के केंद्र को समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहला यानी 7.2 तीव्रता वाला भूकंप आया सतह से 20.3 किलोमीटर की गहराई पर। सान फेलिपे नाम की जगह एपिसेंटर में थी। ये जाराकोई राज्य की राजधानी है। देश की राजधानी कराकस के पश्चिम में है, लगभग 160 किलोमीटर दूर। 39 सेकंड बाद दूसरा भूकंप आया। ये सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर पैदा हुआ। इस भूकंप का केंद्र है जुमारे नाम का शहर, जो लगभग 23 किलोमीटर दूर है। ये शहर भी जाराकोई राज्य में ही है। माना जा रहा है कि पहले भूकंप यानी फोरशॉक से ही दूसरा भूकंप ट्रिगर हुआ है। आप कहेंगे ये सतह से गहराई बताने की जरूरत क्या है? दरअसल 0 से 70 किलोमीटर की गहराई में जन्मे भूकंप शैलो यानी उथले अर्थक्वेक कहलाते हैं। सतह के ज्यादा पास होते हैं, इसलिए ये उथले भूकंप ज्यादा तबाही लाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स को आशंका है कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब मदद की तरफ, राहत की तरफ चलते हैं। पहला नाम है मददगार देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका मदद करना चाहता है, तैयार है और सक्षम है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। उन्होंने वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति रोड्रिगेज को फ़ोन किया और उसके बाद ऐलान किया कि हम वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी और लॉस एंजलिस से
खोजी और बचाव दलों को तैनात कर रहे हैं। दर्शक याद रखें, रोड्रिगेज वही हैं जिन्हें अमेरिका ने पावर में लाने में मदद की थी मादुरो को किडनैप करने के बाद। समीक्षकों का कहना है कि रोड्रिगेज वेनेजुएला में अमेरिकी हितों का ध्यान रख रही हैं, इसीलिए अमेरिका के कंधे पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि जल्दी और बड़ी मदद करें। अब अपने देश की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद की पेशकश की। उन्होंने भूकंप से आई तबाही पर गहरा दुख जताया। भारत के लोगों की तरफ से वेनेजुएला के लोगों और वहां की सरकार को संवेदना भेजी, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही दिया एक आश्वासन कि भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। यूएस और भारत से इतर चीन, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी समेत कई और देशों ने तकनीकी और दूसरी तरह की मदद की पेशकश की है। इसके अलावा ईयू यानी यूरोपियन यूनियन भी मदद दे रहा है। यह महत्वपूर्ण है, समझिए। ईयू के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक हिस्सा है कोपरनिकस। ये पृथ्वी और इसके पर्यावरण की निगरानी करता है और ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन से यानी धरती की निगरानी से डेटा भी उपलब्ध कराता है। ईयू की क्राइसिस मैनेजमेंट कमिश्नर हैं हाडिया लबीब। उनका बयान आया है कि वेनेजुएला की मदद के लिए कोपरनिकस को सक्रिय कर दिया गया है। ये ज़रूरी डेटा देगा, जोखिमों की पहचान कराएगा, कहाँ मलबे के नीचे क्या हो सकता है, कहाँ बचे हैं, कहाँ जिंदा हैं। इससे लोगों की जान ज़्यादा बचेगी। वेनेजुएला में हो रहे डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आखिरी में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वेनेजुएला के लोगों से जुड़ी कहानी, उस इलाके से जुड़ी कहानी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी हर चुनौती आखिर में इंसान के जज्बे के सामने घुटने टेकती है। ये याया की कहानी है, दक्षिण अमेरिका की एक दंत कथा। अमेज़न बेसिन का इलाका, एक दफ़ा वहाँ भीषण सूखा आया। नदी का किनारा तक दरक गया। खाना नहीं, पानी नहीं। वहाँ रहने वाले कबीलों पर आफत आ गई। सबको लगा जिंदगी की आशा हार रही है, लेकिन एक जवान योद्धा थी, याया नाम की। उसे मंजूर नहीं था कि उसके लोग हार जाएं। याया एक लंबी यात्रा पर निकली और साथ में था एक सूखा बीज जो पूर्वजों की दी, पीढ़ियों की दी विरासत थी। याया ने पानी की शक्तियों से प्रार्थना की। उसकी लगन से पिघलकर नदी की शक्तियों ने गुलाबी डॉल्फिन को याया के पास भेजा। उसकी त्वचा ऐसी जैसे सुबह चमक रही हो। डॉल्फिन ने याया को राह दिखाई, पानी के भीतर एक सोते तक पहुंचाया। वहां दोनों ने मिलकर उस सुनहरा बीज बोया और सोता बढ़ता गया। उसने नदी को भर दिया, मछलियां लौट आईं, समूचा वर्षावन फिर से जी उठा। लोग तृप्त हो गए। दक्षिण अमेरिका आज भी पिंक डॉल्फिन को अच्छी किस्मत मानता है। वो यादगार है उम्मीद की कि जिंदगी के सबसे शुष्क, सबसे मुश्किल पलों में भी उम्मीद मरती नहीं है। हम वेनेजुएला के लोगों को उम्मीद का यही गीत, उम्मीद की यही कहानी, उम्मीद का यही स्वर संप्रेषित करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।